Hello students, welcome to this series on class 10 chemistry. We are discussing chapter metals and non-metals and this is fourth part of it. यहाँ पर हम extraction of metals समझेंगे तो सबसे पहले start करते हैं occurrence of metals से. Metals का जो major source है वो है earth crust और ये सी वाटर में भी मिलते हैं जैसे कि कुछ soluble salts होते हैं सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसके अंदर यहाँ पर metals हैं सोडियम और मैग्नीशियम. तो मिनरल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. ओर्स हम उन मिनरल्स को कहते हैं जिनमें बहुत हाई परसेंटेज होती है किसी पर्टिकुलर मेटल की और इस मेटल को हम उस मिनरल से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं. तो मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में दो स्टेट्स में मिलते हैं. एक तो होती है फ्री स्टेट जिसे हम कहते हैं नेटिव स्टेट या फिर दूसरी स्टेट होती है कंबाइंड स्टेट. तो सबसे पहले फ्री स्टेट को देखते हैं. फ्री स्टेट में क्या होता है कि मेटल अपने बेसिक या अनकंबाइंड फॉर्म में होते हैं. तो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में बॉटम में प्रेजेंट होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. जैसे कि ये एक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे मूव करते हैं तो सबसे नीचे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. तो ये जो सीरीज में सबसे नीचे लाई करते हैं ये मेटल्स फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं. इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है या कॉपर है. कंबाइंड स्टेट के अंदर वो मेटल्स होते हैं जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर लाई करते हैं जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ये इतने रिएक्टिव होते हैं ये कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते. ये हमें अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं. जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में लाई करते हैं जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और ये ज्यादातर अपने ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं. कॉपर और सिल्वर वो मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं. अब हम देखते हैं कि जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें कौन से अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. नेक्स्ट इज रिडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. इसमें तीन तरीके की कैटेगरीज होती हैं. एक तो होते हैं उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं. दूसरा है वो मेटल्स जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में होते हैं और थर्ड कैटेगरी है उन मेटल्स की जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं. लास्ट स्टेप होता है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स से. ओर्स को माइनिंग के थ्रू अर्थ से बाहर निकाला जाता है लेकिन ये ओर्स जो होते हैं ये कंटेमिनेटेड होते हैं विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉइल है, सैंड है, रॉकी मटेरियल है या एनिमल रिमेन्स है. इन इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं. तो मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले इन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है. रिमूव करने के लिए जिन मेथड्स को यूज किया जाता है वो मेथड्स बेस्ड होते हैं ऑन द डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर. मतलब गैंग और ओर की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उनके बेसिस पर इन मेथड्स को यूज किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे लाई करते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अब ये मेटल्स जो होते हैं बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है सिंपली बाय हीटिंग. इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे कि सिनेबार जो है दिस इज एन ओर ऑफ मर्करी. तो इसमें क्या होता है कि जब इसको हम हीट करते हैं तो पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं टू मर्करी बाय हीटिंग. इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं. ये है सिनेबार. इसको जब हम हीट करते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है. बाद में इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मर्करी विच इज इन लिक्विड फॉर्म एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है
इसलिए अनरिएक्टिव है, तो इसके ऑक्साइड को सिंपली हमने यहाँ पर हीट किया और हमारे पास मरकरी आ गया। इसी तरीके से कॉपर को भी उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो उसकी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये है क्यूप्रस सल्फाइड। इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है फर्दर रिएक्ट करता है क्यूप्रस सल्फाइड से ऑन हीटिंग टू गिव कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज के मिडल में लाई करते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये मेटल्स जो होते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं अपने सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में। लेकिन मेटल्स को उनके ऑक्साइड से इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एज कंपेयर टू उनके सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। इसलिए हम पहले इनके सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को कन्वर्ट करते हैं उनके मेटल ऑक्साइड्स में। तो जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए वो है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं या हाइड्रेटेड ओर्स को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जिंक ओर है उसकी हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों की रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले रोस्टिंग की रिएक्शन देखते हैं। दिस इज जिंक सल्फाइड और इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही जो कैल्सिनेशन होता है उसमें जिंक कार्बोनेट लिया हमने और जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स में रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन। अब जैसे हमने जिंक का एग्जांपल लिया तो जिंक ऑक्साइड जो हमें मिला उसको हम कार्बन से रिएक्ट करके हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जिंक में। हम इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है और इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि मेटल हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है। अब एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद एल्यूमिनियम। तो ये जो रिएक्शन है ये यूज की जाती है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए या मशीन के क्रैक पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। इसमें आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद एल्यूमिनियम और फॉर्म होता है आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। इस रिएक्शन को हम थर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मेटल्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको हम इनके ऑक्साइड से कार्बन यूज करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन या एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। तो कार्बन जो होता है उसको यूज करके ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन करते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हमें मिलते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं इनके मोल्टन क्लोराइड्स का। तो इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर ये सेटअप देखिए, इसके अंदर इस टैंक में हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है तो उसके अंदर बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन के आयंस होंगे। तो क्या होता है कि ये जो सोडियम और क्लोरीन के आयंस होते हैं जो थ्रू आउट दिस सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो आयंस हैं पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, और फिर यहाँ पर
सोडियम डिपॉजिट हो जाता है और जो क्लोरीन आयंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी हम रिएक्शन देखते हैं जैसे कि कैथोड पर सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये फॉर्म करते हैं सोडियम। तो ये है रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसे ही एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इस वजह से यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है। एल्यूमिनियम मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। यहाँ पर देखिए ये हमारी जो एक्टिविटी सीरीज थी उसके टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस से मिलते हैं और ऐसे ही जो मिडल ऑफ द सीरीज में लाई करते हैं वो हमें मिलते हैं रिडक्शन यूजिंग कार्बन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी मिलते हैं। और ऐसे ही जो सबसे लो एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे एंड में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो नेटिव स्टेट में होते हैं और इसके लिए हमें उनको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स विच इज द फाइनल स्टेप फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो जो मेटल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस वो प्योर नहीं होते। तो उनमें क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है जिनको हमें हटाना पड़ता है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मेटल्स जैसे कि कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल, सिल्वर या गोल्ड है, इन सबको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है। दिस इज अ सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर जो इम्प्योर मैटर है उसका ये एनोड है, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो थिन स्ट्रिप प्योर मेटल की है उसको कैथोड बनाया गया है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो है जिस मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसके मेटल सॉल्ट का। जैसे यहाँ पर ये कॉपर की एक्सट्रैक्शन है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है मतलब करंट पास किया जाता है तो जो प्योर मेटल है वो एनोड से डिसॉल्व होकर आता है इलेक्ट्रोलाइट में और उसके बाद जितना मेटल मतलब एनोड से आता है इलेक्ट्रोलाइट में उतना ही मेटल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें से कुछ तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर चली जाती हैं और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो एनोड के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं जिन्हें हम एनोड मड बोलते हैं। अब हम यहाँ पर समराइज करेंगे पूरे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम ओर लेते हैं। ओर क्या होता है? ओर एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है क्योंकि ओर जो होता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि उसके अंदर सैंड होता है, सॉइल होता है, रॉक मटेरियल होता है या फिर एनिमल रिमेन्स होते हैं। तीन तरीके के मेटल्स होते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन करते हैं और उसके मोल्टन ओर को यूज किया जाता है। उसके बाद हम उसके प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं बाय रिफाइनिंग प्रोसेस। जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उनके या तो कार्बोनेट ओर होते हैं या फिर सल्फाइड ओर होते हैं। तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनका कैल्सिनेशन किया जाता है और जो सल्फाइड ओर होते हैं उनकी रोस्टिंग की जाती है और फिर इससे हमें मेटल का ऑक्साइड मिलता है और फिर उस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं और फिर बाद में उसे हम प्योरीफाई करते हैं। ऐसे ही जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी के होते हैं उनके सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनकी रोस्टिंग की जाती है और फिर हमें मेटल मिलता है जिसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। तो ये हमने सारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।